तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल हैप्पी जिम मेनिया में। आज का जो वीडियो है, जब मैंने आज इस टॉपिक पर ये वीडियो बनाने की सोची तो मुझे ये लगा कि इस टॉपिक को ना मुझे बहुत पहले बना लेना था। इवन यदि मैं बात करूं तो जब मैंने वेट लिफ्टिंग या बॉडी बिल्डिंग की मैं ये बोलूँगी अपने वीडियो को जब स्टार्ट किया था ना, तभी मुझे इस वीडियो को सबसे पहले बनाना था। मैं इस वीडियो को बनाने में बहुत लेट हो गया हूँ। क्योंकि यदि मैं खुद इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से भुगता हूँ तो मुझे इस बात से आप लोगों को पहले ही आगाह कर देना चाहिए था, और वो ये है कि इंजरीज क्या होती है। हर लड़का बड़े चाव से जिम आता है, वेट लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, हर चीज़ को करता है, बड़े उसमें रहता है। लेकिन हर खिलाड़ी की लाइफ में एक ऐसा मुकाम आता है जब वो इंजरीज से जूझता है, और ये इंजरीज आपको हो सकता है आप रिकवर हो जाएं या आपकी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। मतलब आपकी जो एक एज ए स्पोर्ट्समैन आपकी जो लाइफ है इसको ख़त्म कर सकता है ये इंजरीज। बहुत से लोग इस इंजरी से जूझते हैं, और जहाँ तक मैं मानूं कि ये हर खिलाड़ी जो जिम जाता है, हर खिलाड़ी जो बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग करता है, इस दौर से ज़रूर गुजरता है। कुछ तो उभर जाते हैं और कुछ का जीवन भी बर्बाद हो जाता है। मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मेरे साथ गलती मैंने भी की, और ये गलती आप लोगों से ना हो इसलिए मैं आप लोगों को स्पेशली ये वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ कि इंजरीज जो होती है इससे आपको बच के रहना। मैंने ये गलती करी और एक गलती के कारण मेरे को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो गई। मेरा कैरियर जो है वो पूरी तरीके से इसमें ख़त्म हो गया। मैं ना आज एक अच्छा बॉडी बिल्डर बन सकता हूँ, ना मैं एक पावर लिफ्टर, ना ही एक वेट लिफ्टर, कुछ नहीं है मेरे पास। सिर्फ किस चीज़ के चलते हैं, एक इंजरीज के कारण। और कुछ इंजरीज ऐसी होती है जिसे लेकर आपको लाइफ टाइम चलना पड़ता है, जैसे कि मैं लेकर चल रहा हूँ। तो दोस्तों आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ये जो है इंजरीज। इंजरीज क्या है? जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, वर्कआउट, किसी भी प्रकार के ट्रेनिंग, जब हम इसे स्टार्ट करते हैं, उसे कंटिन्यू करते हैं, तो किसी भी कारण से, चाहे वो शारीरिक, मानसिक या फिर किसी प्रकार से, जब हमारे शरीर में किसी प्रकार की चोट पहुंचती है, चाहे वो इंटरनल हो, एक्सटर्नल, किसी प्रकार की चोट पहुंचती है जिसके कारण हमारा एक्सरसाइज शेड्यूल या हमारा खेल जो है वो प्रभावित होता है, वो इंजरीज है स्पोर्ट्स लाइन में, हमारे इस स्पोर्ट्स लाइन में। ये एक चोट है। इस चोट को हम अपनी गलतियों से भी अपने आप को दे सकते हैं। हम अपने कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हम इंजर्ड हो जाते हैं, तो इसका खामियाजा जो है वो लंबे समय तक भुगतना हर किसी को पड़ता है। तो इंजरीज को आज हम समझ लें कि इंजरीज क्या है, कैसे हमें इंजरीज से बचना चाहिए, और यदि हमें इंजरीज हो भी जाए, चलिए कुछ हो ही गया, तो इससे हमें कैसे इसको क्योर करना है, इस चीज़ को आज जान लें। पहली चीज़ तो हम जानें कि इंजरीज जो है हमारे शरीर में 3 जगह पर होती है। जैसे मैं सबसे पहली बात करूँ, स्केलेटल जो होती है, स्केलेटल में जो हमारी इंजरीज होती है, जो हमारे बोन्स में इंजरीज होती है, वो एक इंजरीज होती है जो हम जिम में आप बात कर रहा हूँ जिम से रिलेटेड, आप इसे अदर उसमें ना लीजिए। स्केलेटल में हमारी एक इंजरीज होती है जो हमारे जॉइंट वगैरह, हड्डियों में जो कोई भी इंजर्ड हम एक्सरसाइज में, उसमें हम आगे और बात करेंगे, उसे एक इंजरीज वो हुई। दूसरी इंजरीज होती है हमारी नसों पर, जो कुछ एक्सरसाइज ऐसी होती है जिसमें हमारी नसें लग जाती है, नसों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण भी इंजरीज होती है, वो भी एक इंजरी हुई। तीसरी इंजरी होती है मसल्स पर। यदि किसी एक्सरसाइज के दौरान, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान हमारी मसल्स पे यदि किसी प्रकार की चोट पड़ती है तो उसे मसल्स इंजरीज भी कहा जाता है। तो ये हुई, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ इंजरीज ऐसी होती है जिसमें आपकी मसल्स और बोन्स भी इन्वॉल्व हो, या ऐसा हो सकता है कि आपकी मसल्स, आपकी नसें और आपके बोन्स तीनों ही उस पर इन्वॉल्व हो। इस प्रकार से इंजरीज होती है। चालू भाषा में यदि हम बोले तो हम सभी जो हैं इंजरीज को समझते तो हैं कि इंजरीज ऐसी होती है ना। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, क्योंकि कभी हमारी हड्डियों में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी हमारे मसल्स में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी नसों में दिक्कत होती है। आपने देखा होगा कि जब हम बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं तो आपको शोल्डर में बहुत पेन होता है, या आपके शोल्डर जॉइंट में बहुत पेन होता है। वेट लिफ्टिंग करने वाले लोग अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि उनके शोल्डर जो जॉइंट है उसमें पेन हो रहा है, ये शोल्डर इंजरीज हो गई है, उनको इसके कारण दिक्कत हो रही है, वो उनके जॉइंट में प्रॉब्लम होती है, जो उनके घुटनों में प्रॉब्लम होती है,
स्क्वाट मारते हैं, पावर लिफ्टर्स वगैरह, इनको प्रॉब्लम आती है, आपके बैक में इंजरीज होती है, स्लिप डिस्क हो सकती है या आपकी मसल स्टफ हो सकती है, कुछ भी ऐसी कुछ इंजरीज होती है। तो इस इंजरीज को आपको क्योर करना है, और सबसे पहले तो ये जाने के लिए इंजरीज ना हो तो इसके लिए हमें क्या करना है। तो दोस्तों पहले पूरी तरह से विस्तार से हम इस बात को जान लें कि हम ऐसा क्या बचाव है और वो क्या कारण है जिसके कारण हमें इंजरीज होती है। तो पहला कारण है सेफ्टी इक्विपमेंट्स की कमी। यदि किसी भी खिलाड़ी के लिए रिस्ट बैंड बनाई गई है, नी कैप बनाया गया है, सपोर्टर बनाया गया है, बेल्ट यदि है, ये आपके जिम इक्विपमेंट्स हैं जो सेफ्टी से रिलेटेड है। हम ये देखते हैं कि ये सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास हैं, हमारे बैग में, हमारी किट बैग में सारी चीज़ें रखी हुई है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करने जाते हैं तो इन सब चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं। आपने ग्लव्स नहीं पहना, आपने रिस्ट बैंड नहीं पहनी है, आपने कभी बेल्ट नहीं पहने हैं, कभी आपने नी कैप नहीं पहनी, कभी आपने सेफ्टी से रिलेटेड शूज़ नहीं पहने हैं, बस आए हैं वर्कआउट करें, वार्म अप, समय नहीं है, बस फटाफट ये कर रहे। तो ऐसा ना करें। यदि आपके पास किट है, और किट लेनी चाहिए, बहुत ज़रूरी होती है किट, यदि आपके पास ये इक्विपमेंट्स है तो ज़रूर सेफ्टी इक्विपमेंट सारे की सारे को ज़रूर पहन के रखिए। ये एक बचाव है, और नहीं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है आप लोगों के साथ में। ज़रूर इस चीज़ को पहनिए। दूसरी बात करूँ मैं गलत पोस्चर की। गलत पोस्चर जो होता है, जैसे मैं बताऊं कि जैसे कि स्क्वाट की बात करूं, स्क्वाट में मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जब स्क्वाट को जब परफॉर्म किया जाता है तो जब सिटिंग लेते हैं तो अपने घुटनों को आगे की ओर कर देते हैं। लेकिन यदि आप घुटनों को, आप उसका वेट ट्रांसमिट तो समझिए कि आपके कंधे पर वेट है, आपने उस वेट को जब नीचे की ओर लाया, आपका जो आपका ज्वाइंट है, आपका जो घुटना है, घुटने के से आपका वेट कमर से घुटने से होते हुए आपके जो फ्लोर पर आपका वेट ट्रांसफर होगा। यदि आपने घुटने को आगे कर दिया तो वो वेट जो है वो ट्रांसफर होते हुए घूमते हुए आएगा, और यदि वो इस प्रकार से आएगा तो आपके घुटनों पर प्रेशर डालेगा और आपके घुटने उसमें इंजर्ड हो सकते हैं। आप डेडलिफ्ट कर रहे हैं, आपका जो पोस्चर, आपका जो बैक है, वो यदि आर्च बनाना, स्लोप बनानी है, आप उसको स्लोप नहीं बनाएंगे तो आपके साथ दिक्कत हो जाएगी, आपके बैक में पेन आ सकता है। आप शोल्डर एक्सरसाइज कर रहे हैं, गलत फॉर्म में यदि आपने शोल्डर को इंजरीज, आपने उसे यदि परफॉर्म किया तो आपके साथ प्रॉब्लम आ जाएगी। तो सबसे पहले बहुत जरूरी है कि जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैं किसी पर्टिकुलर एक एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा, इवन यदि आप बाइसेप कर्ल भी मार रहे हो तो भी आपको इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि इसका प्रॉपर पोस्चर कौन सा है। ऐसा नहीं है कि बेट को उठा लिया और कुछ भी मार रहे हैं, आपके एल्बो ऊपर जा रहे हैं, आपके रिस्ट घूम रही है कि नहीं घूम रही है, आपने कितना पोस्चर सही बनाया, ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपको यदि प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ रहा है, तो आप अपने को जरूर एक ट्रेनर रखिए, एक पीटी जरूर रखिए अपने पास में। ऐसा मत करिए कि नहीं मुझे तो जिम जाए, मैं पीटी के पैसे बचा लेता हूं तो मैं वही कर लेता हूं। ठीक है, यदि आपके पास, आपको साथ यदि ये प्रॉब्लम है कि आपके पास कोई ट्रेनर नहीं है, तो भी आप जो उस जिम में कोई तो ऐसा होगा जिसे अच्छी तरीके से समझती है, आप जब जिम जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये व्यक्ति दूसरों के मुकाबले अच्छी एक्सरसाइज करता है, आप उनसे पूछ सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे कोई बताने वाला नहीं, तो YouTube में बहुत अच्छे वीडियो बने हुए हैं जिसमें एक पर्टिकुलर जो बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज के बारे में बताया गया। आप उनको देखिए और उसको समझिए कि कैसे किसी भी पार्ट की एक्सरसाइज की जाती है। ऐसा नहीं चलता है कि आप आए और जिम में कुछ भी मार दिए, ऐसा नहीं होता है। ध्यान से प्रॉपर पोस्चर पर ही एक्सरसाइज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तीसरा कारण, एक्सेस ओवरलोड वेट ट्रेनिंग। अब हम जिम में आ गए हैं, सीनियर हो गए हैं, एक्सरसाइज करने लगे हैं, हैवी वेट एक्सरसाइज करने लगे हैं। अब हमें ऐसा लगता है कि वेट को हमें इंक्रीज करना चाहिए, और ये मेथड है, मैं इस चीज़ को नकार नहीं रहा हूँ, मेथड है इस बात का कि आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड वेट ट्रेनिंग करनी पड़ती है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड वेट ट्रेनिंग करेंगे तो ही आपकी मसल मास बनेगा, क्योंकि ये भी बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि वेट जो बॉडी होती है ना, मसल्स होती है, उसको आपने सपोज यदि आज 100 kg का स्क्वाट यदि आप मारते हो, आप उसको 100 kg में आप उसे बहुत लंबे समय तक नहीं रखते, क्योंकि आपकी मसल्स को आदत हो जाएगी 100 kg को लोड सहने की, वो ब्रेक डाउन करना बंद कर देगी बाद में। उसको प्रोग्रेसिव ओवरलोड लेना पड़ेगा। लेकिन प्रोग्रेसिव ओवरलोड और एक्सेस ओवरलोड ये दो अलग अलग चीजें हैं। आपकी बॉडी की कैपेसिटी भी तो देखिए, आपको जो इंक्रीज करना है वो इंक्रीज ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी कैपेसिटी 100 kg की स्क्वाट की और आप बोलो कि नहीं मैं 150 की मारूंगा।
ऐसा आप नहीं कर सकते। यदि आपने एक्सेस ओवरलोड वेट ट्रेनिंग करी तो आप इंजर्ड होने के आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। और उस बीच में यदि आपने इक्विपमेंट में रखे तो प्रॉब्लम, यदि आपके पास में कोई अच्छा ट्रेनर या साथ देने वाला अच्छा व्यक्ति नहीं होगा तो भी आप इंजर्ड हो सकते हैं। तो यदि आप जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड वेट ट्रेनिंग भी कर रहे हो तो उसको पहले बहुत अच्छी तरीके से समझिए कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड वेट ट्रेनिंग की कैसे जाती है, कैसे वेट बढ़ाया जाता है। ऐसा 10-10, 20-20 किलो का वेट बढ़ा के ओवरलोड ट्रेनिंग नहीं की जाती है। 1-1 किलो 2-2 किलो पे ओवरलोड वेट इसकी ट्रेनिंग की जाती है। तो हमें इस बात को समझना होगा कि हमें एक्सेस ओवरलोड वेट ट्रेनिंग नहीं करनी है। जो हम, यदि मैं वेट लिफ्टिंग की बात करूँ, पावर लिफ्टिंग की बात करूँ, यहाँ तक कि बॉडी बिल्डिंग की बात करूँ, तो जब हम इसमें जब कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम जब बनाते हैं ना तो 80% मैक्सिमम, 85% मैक्सिमम इतने पर ही जो वेट ट्रेनिंग करते हैं। और उसके बाद में एक दिन ये चीज़ चेक किया जाता है कि अब इनका जो मैक्सिमम रैप जो है वो कितना बना है। कोई ऊपर नहीं जाता है, और जाता भी है तो एक लिमिट तक जाता है जहाँ पे ये चीज़ देखी जाती है कि शरीर जो है अब बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। आपने देखे होंगे कि एक्सरसाइज करते समय कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस तरह हमारा शरीर साथ नहीं देता, हम उतने अच्छे ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं तो मन नहीं लगता है, वेट उठाने में हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन कोई दिन ऐसा भी आता है कि जिस दिन आप वेट को मारते जाएंगे आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, तब इस ट्रेनिंग को किया जाता। अगली गलती ये है कि जब हम जो एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज जब करनी है तो उसके पहले हमें वार्म अप के लिए बोला जाता है। अब आपके साथ दिक्कत ये आती है कि मैं 45 मिनट के लिए आया हूँ जिम, मेरे पास समय नहीं है, मैं 1 घंटे के लिए जिम आया हूँ, तो मैं काम करता हूँ, मैं फटाफट तैयार हो जाता हूँ और फट से एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देता हूँ। वार्म अप 5 मिनट के लिए हल्का फुल्का वार्म अप कर लेता हूँ। और आपने आए और आपने स्टार्ट किया, हल्का फुल्का वार्म अप ले लिए जैसा आपको लगता है, और आपने वार्म अप कर लिया, और उसके बाद में आपने तुरंत जल्दी से जल्दी आपके वेट पर पहुंचने की गलती करें। यदि आप इस प्रकार से गलती करेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्ट्रेचिंग, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको स्ट्रेचिंग करनी ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बॉडी की नसों को खोलने के लिए, मसल्स के जो स्टफ होते हैं उनको खोलने के लिए स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी होती है। यदि आप स्ट्रेचिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट आगे वेट ट्रेनिंग करेंगे तो कैसे होगा, आप किसी भी समय इंजर्ड हो सकते हैं। यदि आपने वार्म अप बॉडी का नहीं किया, आपकी बॉडी वार्म अप नहीं ली है और आप डायरेक्ट आपकी बॉडी में मसल पे एक्सेस लोड डालोगे तो वो कैसे एकदम से उस चीज को सह लेगी। भाई उसको उतनी तैयार तो कीजिए, उतना रेडी तो करिए कि आपका वेट को सह सके। यदि आप उसको एकदम से वेट दे दोगे तो वो कैसे इस चीज को सहन कर पाएगी, वो आपको कभी भी इंजर्ड कर देगी। मसल्स कभी भी इस समय आपकी इंजर्ड हो सकती है। इसलिए बिल्कुल भी इस प्रकार का काम ना करें कि आए और तुरंत हल्का फुल्का वार्म अप कर लिए और खत्म कर दिए। एक बात और, मैंने अक्सर लोगों को ये चीज देखी है कि वो लोग वार्म अप को ना एक सा समझ लेते हैं कि आज उनका मान लीजिए लेग का वर्कआउट है, वो आएंगे, उन्होंने शोल्डर का वार्म अप कर लिया, अपर बॉडी का वार्म अप कर लिया, चेस्ट का वार्म अप कर लिया, और आके वो डायरेक्ट आके अपना वर्कआउट चालू। अरे आज आपका लेग है, आपको पर्टिकुलर बेसिक जो है आपने आपकी स्ट्रेचिंग जो आपकी पूरी बॉडी की आपको करनी, क्योंकि यूज पूरी बॉडी होती है। लेकिन जहां आप वार्म अप करने जा रहे हो तो वार्म अप आपको लेग का जब बेसिक, आज आपकी मसल्स की जो ट्रेनिंग है वो लेग की है तो लेग को वार्म अप करिए। आपने लिया कि हाँ चलो ठीक है आज मेरा लेग है और मुझे दिया गया स्ट्रेचिंग में थोड़े से सिटअप्स मार लेता हूँ, आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ट्रेनिंग आपको करनी पड़ेगी। वेट ट्रेनिंग करने के लिए, किसी प्रकार की ट्रेनिंग करनी है, वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज वगैरह करनी है, पहले आपकी बॉडी को चलाना पड़ता है, वैसा वार्म अप देना पड़ता है, पहले स्ट्रेचिंग देनी पड़ती है, 15-15 मिनट, आधा घंटा वार्म अप और ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। यदि इसे नहीं करेंगे और ये सोच के कभी जिम मत जाइए कि बस मैं 15 मिनट के लिए गया हूँ, मैं 1 घंटे के लिए गया हूँ, मुझे तुरंत लौटना है तो डायरेक्ट वर्कआउट कर लूंगा। आप वर्कआउट मत करिए, स्ट्रेचिंग और वार्म अप करके चले जाइए, वो पुराएगा। लेकिन ये नहीं चलेगा कि आए और डायरेक्ट एक्सरसाइज करने पर भिड़ गए और किसी प्रकार की इंजरी ले ली। यदि आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी एक्सरसाइज में इस प्रकार से यदि लाते हैं तो आप इंजरी से बच सके। मैं किसी और का नहीं, मैं खुद का उदाहरण देता हूँ। बात 2017 की है। मैंने एक्सरसाइज में, देखिए इसमें मेरी गलती क्या थी, मैंने देखा जाए तो हर एक चीज़ की मैंने इसमें गलती करी। मैं एक्सरसाइज करने गया, मैंने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया, मैंने उस दिन मेरा बैक का वर्कआउट था और मुझे कुछ नहीं करना था, मुझे जाके वार्म अप करना था, स्ट्रेचिंग करनी थी। लेकिन चूंकि मुझे अपने कुछ काम थे तो मैंने तेजी से गया, अपना कार्डियो करा और उसके बाद में तुरंत मैंने अपना हल्का फुल्का वार्म अप लिया। चूंकि मुझे वार्म अप लेना था लेकिन मैंने हल्का फुल्का वार्म अप लिया और जाके सीटेड बैंड ओवर रो मशीन पर आकर बैठ गया। सीटेड बैंड ओवर रो मशीन का जो हैंडल था वो सिल्वर का स्टील कोटिंग का था और मेरे हाथ में पसीना निकल रहा था। अब जब मेरे हाथों में पसीना, यदि मेरे हाथ में ग्लव्स होते तो क्या ये प्रॉब्लम होती? चूंकि मैं बैक की एक्सरसाइज कर रहा हूं तो मेरे पास कोर के सपोर्ट के लिए मुझे बेल्ट पहनना था, मैंने उसे भी नहीं पहना था।
मैं गया हूं और जाके सीटेड बैंड ओवर रो में अपनी एक्सरसाइज कर दिया। प्रोग्रेसिव ओवरलोड वेट ट्रेनिंग मुझे करनी चाहिए थी। मैंने डायरेक्ट एक वार्म अप सेट लेने के बाद में एक्सेस ओवरलोड वेट को उस पर लोड कर लिया और उसको मैंने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट करा हूँ, 2 से 3 सेट मैंने मारे हैं और उसके बाद में मेरे हाथ से जो स्लिप हुआ मैंने उसको ग्रिप करने के चक्कर में जो मेरे से छूटा और मैंने उसे ग्रिप करने के लिए मेरे बैक पे एक जर्क आया और उसके बाद से खत्म, सब कुछ खत्म। ना वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, ना बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो, ना पावर लिफ्टिंग कर सकते हो। आज मैं एक्सेस यदि स्क्वाट मारता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है, यदि मैं स्क्वाट डेडलिफ्ट मारता हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार की जो गलती मैंने की है आप लोग मत करिए। एक अच्छे खिलाड़ी बनना है तो ये सारी चीज़ें आपको अपनानी पड़ेगी, नहीं तो मत करिए। खिलाड़ी के बारे में मत सोचिए, आइए हाथ पैर हिलाइए और चले जाइए, यही आपके लिए ठीक है। सपने टूट जाते हैं, हमारा एम खत्म हो जाता है इन सब चीज़ों से। ये सब चीज़ों से जब हम ये लाइफ को जीते हैं ना, कि आज मैं समझता हूँ इस बात को कि मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें करवानी, उसके बाद में मैंने बहुत सी चीज़ें करी। तो आज मैं कुछ तो उठा सकता हूँ लेकिन मैं उस मुकाम तक आज भी नहीं जा सकता कि जहाँ मैं अपने आप को एक इंटरनेशनल प्लेयर के रूप में देखूँ। तो आप कम से कम ऐसा मत करिए। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि इंजरी से बचिए। अब चलिए, हो गई है इंजरी, हो गई है, अब हमें क्या करना चाहिए इस बात को हम जान लेते हैं। तो अब हमने वर्कआउट किया, कुछ हमसे गलती हो गई है और मैं चूंकि अक्सर लोगों ने मुझसे वीडियो में एक बात जाननी चाहिए कि जो शोल्डर इंजरीज होती है, शोल्डर इंजरीज को हम कैसे क्योर करें सर। वेट लिफ्टर अक्सर इस इंजरीज से गुजरते हैं, पावर लिफ्टर इस इंजरीज से गुजरते हैं, अपने जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं इस इंजरीज से। शोल्डर इंजरीज मैं ये बोलूँ कि हर 10 में से 6 लोगों को तो शोल्डर इंजरी ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो शोल्डर इंजरीज यदि आपको होती है, मैं इसको एक बेस मान रहा हूँ शोल्डर इंजरी, लेकिन ये बात जो होती है वो सारे के सारे बॉडी पार्ट्स पर भी लागू होती है। होता यह है कि यदि आपको मान लीजिए आपको इंजरीज हो गई तो हम सबसे पहली फुर्सत में ये करते हैं कि हम जाते हैं और लेट जाएंगे और बॉडी को थोड़ा सा खींच खाच के देखेंगे। वो ठीक है, वो करना चाहिए, आपको फील करना चाहिए कि आपने की जो इंजरीज हुई है वो कहाँ हुई है। अब चूंकि आप ये नहीं जानते हैं कि ये जो इंजरी है आपको बोन्स पर हुई या आपकी मसल्स पर हुई है या नसों पर हुई है, आप इस बात को नहीं जानते हैं। यदि आप एक अच्छे ट्रेनर हैं, आपको इस चीज़ का नॉलेज है तो कोई बात नहीं है, लेकिन यदि आप नहीं जानते हैं कि आपकी जो इंजरी है वो किस पार्ट में, आपने शोल्डर को उठा के ये बोल दिया कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, लेकिन ये तो शोल्डर जॉइंट है। हो सकता है आपके शोल्डर जॉइंट में प्रॉब्लम हो सकता है आपकी डेल्टा मसल्स के ऊपर लोड हुआ, या आपने एक्सरसाइज करते समय कुछ नसें आपकी ऐसी खिंच गई है जिसके कारण आपको दर्द हो रहा है। तब आप क्या करोगे? हो सकता है आपकी मसल स्टफ हो गई होगी। तो आपको जब इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, कुछ मत करिए। आपका सीधा सा काम ये है कि आप चले जाइए फिजियोथेरेपिस्ट के पास। ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, हो सकता है कि आपके पास फिजियोथेरेपिस्ट अवेलेबल नहीं है, आपके क्षेत्र में दूर है और आपको तुरंत में उसको रिलीव करना है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इस बात को समझिए कि दर्द किस चीज़ पर है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कि गर्म से ठीक होते हैं और कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो ठंडे से ठीक होते हैं, है ना। बर्फ से भी सिकाई होती है और गर्म से भी सिकाई होती है। तो आपको सबसे पहले इस बात को समझना है कि आप सिकाई किस चीज़ से कर रहे हैं। मैक्सिमम शोल्डर इंजरीज जो होती है वो गर्म सिकाई से ठीक होती है। तो जब भी आपके साथ शोल्डर इंजरीज होती है तो आपका पहला काम ये बनता है कि आप शोल्डर इंजरीज में सबसे पहले अपने शोल्डर को सिकाई करिए। आप यदि आपके पास हीट बेल्ट होगा तो आप हीट बेल्ट यूज़ कर सकते हैं। आपके पास हीट बेल्ट नहीं है तो आप नॉर्मली जो गर्म कपड़ा किसी भी तवा में या किसी भी आंच में उसको कपड़े को रखकर ऐसे आप सिकाई कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल साधन हो उस चीज़ में। तीसरी चीज़, एक काम मत करिए कि आपको जब मालूम नहीं है कि इसकी क्या करना, तो उसके कई लोगों को मैंने देखा कि यार शोल्डर इंजरीज हुई ना, मालिश करवा रहे हैं, तो उन्होंने खिंचवा रहे हैं, बाम लगा के उसको घिस रहे हैं और खूब उसको खींच रहे हैं। ये मत करिए कभी भी। आज के देखिए वो समय गया कि लोगों ने तेल लगा लगा के मालिश कर रहे हैं और उस चीज़ में आपके यदि उस इंजरी के कारण यदि आपको ब्रेकडाउन हुआ, आपको वहाँ पे यदि स्वेलिंग है और स्वेलिंग के ऊपर यदि आप मालिश करोगे तो वो जख्म नासूर बन सकता है। आपका हालत जो है और ख़राब हो सकती है और दिक्कत हो सकती है। यदि आपका जॉइंट कोई कहीं से शिफ्ट हुआ तो वो और ज़्यादा दिक्कत कर देगा। इसलिए यदि आपको ऐसा लगता है कि शुरुआत में आपको इंजरी यदि हुई है और ये आपका शोल्डर आपको यदि प्रॉब्लम कर रहा है
हीट बेल्ट से उसको सिकाई करिए। सिकाई करने के बाद में आजकल जेल आते हैं, उसे अप्लाई भर किया जाता है, आप उसको अप्लाई करिए और उसको आप बांध कर रख दीजिए, कोई भी चीज़ से उसको कवर कर दीजिए, तो आपके शोल्डर जो है गर्म सिकाई होगी, आपके शोल्डर जो है वो रिलैक्स हो जाएगा। मसल्स यदि स्टफ हुई होगी तो मसल्स जो है आपकी रिलैक्स करेगी। मैंने कई लोगों को अक्सर ये चीज़ करते देखी है कि जब आपको मालूम है कि आपके शोल्डर में इंजरीज हो चुकी है, आपके किसी भी बॉडी पार्ट में इंजरी हो चुकी है, उन्हें ऐसा लगता है कि यदि ये दर्द है, इस दर्द के ऊपर यदि मैं और यदि वर्कआउट करूंगा तो दर्द जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए, जब हम स्टार्ट करते हैं जिम वर्कआउट वगैरह कुछ में, तो जब हमारी मसल्स बिल्कुल फ्रेश होती है, उस फ्रेश मसल्स पे जब हम वर्कआउट करते हैं तो मसल्स ब्रेकडाउन का हमें दर्द रहता है। और कंटिन्यू जब हम उस शेड्यूल पर आते हैं, एक्सरसाइज करते हुए जब आते हैं 72 आवर्स के बाद में आपकी जो एक्सरसाइज आती है उसमें आप वर्कआउट करते हैं, तो आप इस चीज़ को फील भी करते हैं कि आपको दर्द था, आपने वर्कआउट की है और वर्कआउट करने के बाद आप उस मसल्स को रिलैक्स पा रहे हैं। ये चीज़ होती है। लेकिन जब आप ये बात करूं मैं कि आप एक जिम में कई समय से एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप यदि इंजर्ड हुए हैं, तो इंजर्ड होना, इंजरी होना और नॉर्मल वर्कआउट के दौरान जब आप बिगिनर स्टार्ट करते हैं एज ए मसल्स ब्रेकडाउन, ये दोनों चीजें अलग अलग होती है। ये ब्रेकडाउन है, ये इंजरीज है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि मुझे यदि शोल्डर में पेन है या मुझे बैक में पेन है, यदि मैं और वर्कआउट करूंगा तो मेरी बॉडी गर्म हो जाएगी और मेरा मसल ये दर्द खत्म हो जाएगा, तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका वेट जो है वो आपके लिए दिक्कत बन जाएगा और आपकी इंजरी को वो और ज़्यादा बढ़ा देगा। इसलिए इस प्रकार का काम बिल्कुल ना करें कि आपको जब ये चीज़ हो जाए तो आप उठाकर दोबारा ये वेट को ट्रेनिंग फिर से करने लगे, कंटिन्यू वेट ट्रेनिंग करने लगे। ऐसा नहीं होता। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको इंजरी हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, मत करिए एक्सरसाइज, उस समय रेस्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज़, मैंने अक्सर ये चीज़ देखी है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमें, सपोज मैं बात करूं कि शोल्डर इंजरी हुई, मैं एज ए वेट लिफ्टर बात करूं कि आपने वेट ट्रेनिंग करी है, आपका वेट जो है वो आपने एक्सरसाइज की, आपको लग रहा है कि मुझे शोल्डर इंजरी हुई है, 80% वेट पर मुझे इंजरी हुई है, मैं एक्सरसाइज कर रहा था तो उसके बाद में मुझे इंजरी हुई है। तो इंजरी होने के बाद मुझे 85% वेट पर 80% पे इंजरी हुई, तो मैं अब एक काम करता हूँ कि मैं इसे 50% वेट पे कर लेता हूँ, तो मैं ये इंजरीज जो है वो ठीक होने लगेगी, या मैं कम से कम प्रैक्टिस में तो रहूँगा। तो ऐसा मत करिए। आपको ये जो परसेंटेज कम करने से यदि आपको ऐसा लगता है कि आप इंजरी से बच सकते हो, तो ऐसा नहीं होगा। ट्रेनर जो होता है वो ये कर लेता है कि यदि उसको ऐसा लगता है कि मैंने आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में 80% वेट पर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करने पर इंजर्ड हो रहे हो, उसे वो चीज़ वो समझने लगता है, तो आपके परसेंटेज को कम कर देता है। तब करता है जब आप इंजर्ड नहीं रहते हैं। वो आपको पहले आपकी पूरी एक्सरसाइज, इंजर्ड होने के बाद में आपकी पूरी वो रिकवरी आपको क्योर करवाएगा, फिजियोथेरेपिस्ट के पास पहुंचाएगा, उसके बाद आप पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे, तब वो एक्सरसाइज कराएगा और भले उसका परसेंटेज कम कर देगा। लेकिन वो ये नहीं करता है कि आज आपको शोल्डर इंजरी है, मतलब आपको 85% पर शोल्डर इंजरी हो रही है, अब आप नेक्स्ट टाइम पे, कल से आप 80% पे करेंगे। वो ऐसा नहीं करेगा। वो वेट को तब तक कम नहीं कर सकता जब तक आपकी इंजरी जो है वो रिकवर नहीं हुई है। पूरी तरीके से रिकवर होने के बाद वो आपको ट्रेनिंग देता है। इसलिए यदि आप इंजर्ड हैं, आपके मसल्स में इंजरी हुई है, स्केलेटल में इंजरी हुई है, आपकी नसों में यदि इंजरी हुई है, जब तक वो पूरी तरीके से ठीक ना हो जाए उस पर आपको वर्कआउट नहीं करना है। क्या करना है ये बताने वाला मैं कोई नहीं होता हूँ। ये इसके लिए आपके लिए फिटनेस के लिए आपके जो ट्रेनर्स होते हैं वो आपको इस चीज़ की ट्रेनिंग देंगे, वो आपको इसके लिए क्योर करवाएंगे, वो आपको पूरी तरीके से ट्रीटमेंट देंगे कि क्या करना है, आपके पर्टिकुलर इस पार्ट के लिए किस प्रकार की एक्सरसाइज या किस प्रकार की फिजियोथेरेपी दी जानी चाहिए जिससे आप ठीक होंगे। मेरे बोलने से कि इतना ये करिए वो करिए नहीं, मैं नहीं जानता। मैंने एक शोल्डर इंजरी की बात किया, शोल्डर इंजरी की बात मैंने इस बेस पर किया कि आपके मसल्स पे यदि प्रॉब्लम है, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि आपके यदि जॉइंट में प्रॉब्लम है तो मैं कैसा करना। क्यों? क्योंकि आपको जो प्रॉब्लम हुई है वो आप जानते हैं और आपका डॉक्टर जो आपको फिजिकली चेक करेगा वो जानता है। इसलिए जब भी आप किसी भी प्रकार की इंजरी से यदि जूझ रहे हो तो इस चीज़ को मत समझिए कि यूट्यूब में इसने ये बोल दिया है कि ये लगा लो तो ये कर लो, या मुझे ट्रेनर ये बोलता है। आपके लिए डॉक्टर्स बैठे हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बैठा हुआ है, वो आपके लिए पूरी आपको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट देगा, आपको क्योर करेगा, आपके ट्रीटमेंट को क्योर करेगा। क्योंकि यदि आपने इस चीज़ को नासूर बना लिया तो आपका कैरियर चौपट हो सकता है। तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाकर ही अपने इंजरीज का इलाज करवाइए और उसमें आप ठीक होइए।
और दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूँ कि कुछ यूट्यूबर्स जो मेरे कुछ जो व्यूअर्स हैं वो छिंदवाड़ा से बिलोंग करते हैं और फिटनेस लवर भी हैं। तो मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी सलाह दूंगा कि हमारे छिंदवाड़ा में डॉक्टर वतन मोहन राजा जी हैं। ये एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो कि सनीचरा बाज़ार में इनका क्लिनिक है। ये चूँकि ये खुद एक स्पोर्ट्समैन है और ये पावर लिफ्टिंग करते हैं और बहुत ही बढ़िया और बहुत मैं उनको ये बोलूँगा कि उनकी मानसिकता इतनी प्यारी है कि वो स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए ये तक करते हैं कि वो यदि आप खिलाड़ी हैं ना और उनके पास में यदि फिजियोथेरेपी के लिए यदि जाते हैं तो आप लोगों को स्पेशल जो नॉर्मल लोगों का जो ट्रीटमेंट होता है उससे कम रेट पर आपको फिजियोथेरेपी देते हैं। और यहाँ तक कि वो तो कई बार कैंप रखते हैं, फ्री कैंप रखते हैं जिसमें जो स्पोर्ट्समैन हैं उनको वो इसका नॉलेज देते हैं कि फिजियोथेरेपी मतलब किस प्रकार से आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, किस समय क्या लेना चाहिए, क्या क्या चीज़ें सप्लीमेंटेशन क्या क्या जरूरी है, सारी चीज़ों की वो ट्रेनिंग देते हैं आपको। वो यदि इंजरी होती है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, वो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन्होंने गोल्ड जिम में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट वर्क किया है और आज वो हमारे छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट पर है। तो आपको यदि स्पोर्ट्स से रिलेटेड यदि कोई भी इंजरीज होती तो उनके पास जरूर जाइए, उनसे संपर्क करिए, वो आपको बहुत बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट देंगे। मैं अपने जिम के बच्चों को अक्सर उनके पास जब भी कोई ऐसी कोई इंजरीज होती है तो उनके पास पहुंचाता हूं। एक अच्छे डॉक्टर हमारे पास में है। तो यदि आपको छिंदवाड़ा वासियों के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बोल रहा हूं कि यदि आप लोगों को इस प्रकार से यदि कुछ ऐसा लगता है तो कोई इंजरीज है तो डॉक्टर वतन मोहन राजा से जरूर संपर्क करिए, वो एक बहुत बढ़िया डॉक्टर है। तो बाकी के जो लोग हैं जो छिंदवाड़ा से बाहर हैं या दूर रहते हैं, और मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि अच्छे किसी यदि आप इंजरी से जूझ रहे हैं ना तो खुद होकर नीम हकीम मत बनिए, खुद होकर कोई ट्रीटमेंट मत करिए, एक डॉक्टर की सलाह पे जरूर रखिए। ये फिटनेस है, हमारे शरीर को है तो हमारे पास डॉक्टर हैं, हम ऐसे क्षेत्र में रहते हैं कि हमारे पास डॉक्टर फिजियोथेरेपिस्ट हमको मिल सकते हैं, उनसे अपना इलाज करवाइए, बहुत बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेंगे और सही तरीके से आप अपने शरीर को क्योर कर पाएंगे। ज़बरदस्ती शरीर के साथ में कुछ उल्टे सीधे आप करके अपने उसको बढ़ा लेंगे, तकलीफ को बढ़ा लेंगे तो आपका कैरियर भी ख़त्म हो सकता है। तो इसलिए जब भी आप इंजरीज से जूझें तो ध्यान से बहुत अच्छे से अच्छा अपने आप को ट्रीटमेंट दीजिए और अपने आप को रिकवर करिए। तो ये है जानकारी इंजरीज से रिलेटेड। अब यदि बात ये आती है कि पर्टिकुलर मुझे इस जगह में पार्ट में यदि इंजरीज हो रही है, उस जगह में पार्ट में इंजरीज हो रही है तो मुझे क्या करना चाहिए, तो भविष्य में हम इसके लिए भी वीडियो बनाएंगे कि पर्टिकुलर किस पार्ट्स में। तो इसके लिए मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट से चाहूँगा कि वो उनसे मैं सलाह लूँगा और उनसे बात करूँगा, उसके बाद में इस प्रकार की वीडियो भी अपलोड करूँगा कि पर्टिकुलर यदि हम किसी स्पेशल इंजरी से यदि जूझ रहे होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, कौन सा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो आप मुझे कमेंट्स में ये बता सकते हैं कि आप किस प्रकार की इंजरीज को जूझ रहे हैं, तो मैं बात करूँगा फिजियोथेरेपिस्ट से, उन्हें पूरी इससे जानकारी लूँगा। क्योंकि मेरा अपना ये मानना है कि जहाँ बात ट्रीटमेंट की होती है ना, वहाँ पे नीम हकीमी साथ नहीं देनी चाहिए, अपन को बेस्ट से बेस्ट लेना चाहिए इलाज। तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आप किस प्रकार की इंजरी से जूझ रहे हैं, मैं डॉक्टर से बात करके बेस्ट से बेस्ट जो क्या ट्रीटमेंट हो सकता है वो आप लोगों को जरूर बताऊंगा। लेकिन उसके पहले सावधानी ही सबसे बेस्ट है कि हम यदि सावधानी से यदि एक्सरसाइज करें, सावधानी से यदि रहें, सारी चीज़ों को यदि अप्लाई करते हैं, सारी चीज़ों को सेफ्टी के साथ यदि रहते हैं और एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से करते हैं, प्रॉपर फॉर्म में करते हैं, सही ट्रेनिंग करते हैं, तो हम इंजरीज से नहीं गुजरेंगे। जल्दबाजी ना करें, किसी प्रकार की जल्दबाजी से आपको इंजरीज ही होगी। गलत पोस्चर में एक्सरसाइज ना करें, आपके लिए गलत ही होगा, ना ही बॉडी पार्ट में हिट करेगा। तो इंजरीज से बचे रहिए और अपने आप को फिट रखिए। तो मैं हूं संतोष कुमार, हैप्पी जिम मेरे चैनल से। आपको यदि मेरी जानकारी पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।